एरियाज को लेने के लिए वो भी आगे बढ़ते हुए। एक बेसिक लूट है, लेकिन अगर आप फ्यूरी को देखें तो ना उनके पास हेलमेट है, ना वेस्ट है, ना नेट ज्यादा है। इनफैक्ट नेट्स इनके पास तो है ही नहीं। तो जोन के अंदर पहुंचना, एक लूट को प्रायोरिटी करना वो ज्यादा बेहतर उनके लिए रहेगा। दूसरी तरफ WBZ, ये भी एक टीम जो एक ड्रॉप क्लैश के अंदर फंसे हुए। हम देख सकते हैं कि बंगाल वॉरियर्स ज्यादा दूर वो नहीं है, और अगर उन्होंने स्पॉट किया जीत को तो काफी आसानी से वो फ्रैग कंफर्म भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी समझना पड़ेगा वॉरबेयर ई-स्पोर्ट्स को कि सर्कल के बाहर वो अभी मौजूद हैं और 1800 मीटर का वो बड़ा फासला है जो उनको तय करके सर्कल के अंदर जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो थोड़ा उस हिसाब से अगर वो फाइट्स की तरफ अपना रुख अपनाए तो वो एक बेहतर डिसीजन भी साबित हो सकता है। वहीं GTR की बात करें, एक व्हीकल लेकर के 3 खिलाड़ी, वो अभी भी जो लूट है उसको और बेहतर बनाने के लिए आए हैं आगे। अभी तक जो हेलमेट है वो मिला नहीं है स्टार बॉय को। वेस्ट की बात करें वो भी लेवल 1 की, थ्रोएबल्स भी उनके पास उतने मौजूद नहीं है, हीलिंग्स की भी कमी है, और थोड़े स्कैटर्ड से जो कंपाउंड्स रहते हैं वहां पर अभी जो अपनी लूट है वो करना चाहती है टीम। हालांकि अच्छी खबर ये रहेगी कि सर्कल के अंदर वो मौजूद है, बट अभी भी सेंट्रल एरिया उनके पास नहीं है। और सेंटर जैसा हमने बात करी, जेनेसिस पहुंच चुके हैं, पूरा एरिया अब उनके पास है। वहीं अगर बाकी टीम्स की तरफ नजर डालें तो कई टीम्स ऐसी हैं जो अभी जोन के बाहर रोटेशन की शुरुआत भी नहीं करी है। अब देखिए बॉटम साइड, वेस्टर्न साइड को अगर आप देखें, उप्स की टीम भी वहीं पे, अल्ट्रॉन भी, विज भी, GE लूट पे पूरा फोकस, बट रोटेशन करके जोन के अंदर कब जाएंगे, कहां जाएंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, हर चीज इंपॉर्टेंस रखती है इस परिपेक्ष में। वहीं ऊपर जैसा आप बात कर ही रहे हैं कि ड्रॉप क्लास चल रहा है, जितनी जल्दी अवॉइड करेंगे उतना बेहतर है। लेकिन अभी के लिए तो मेरे को लगता है बंगाल वॉरियर ऐसी टीम है जो ड्रॉप क्लैश को अवॉइड करना चाहती है। गाड़ी लेके पीछे जाने की कोशिश, लेकिन उनको भी चेज किया जा रहा है। वॉरियर तो लड़ना चाहते हैं। अब देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या वहां पर राजा वो रहेंगे जो इस फाइट की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। हाइट के एक एडवांटेज के साथ ये अभी तो देखने को मिल रहा है, बट आसपास के जो एरिया है उसको भी स्काउट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एक टीम से फाइट करने के चक्कर में कहीं कोई दूसरी टीम हो जो इनकी मुश्किलें बढ़ाए। पर अच्छी खबर इनके लिए है कि आसपास कोई भी दूसरी टीम अभी देखने को मिल नहीं रही है। बट चलिए, जो प्लेयर्स WBZ के वहां से व्हीकल लेकर के निकले थे, शायद वो फाइट में और अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं, बट राजा, उनकी जो नजरें हैं वो उनके दोनों ही प्लेयर्स के ऊपर मौजूद। और यहां से अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर मौका मिलता है क्या वहां पर नॉक निकाला जाएगा। लग तो रहा है कि अगर ये क्लैश नहीं होता है इसके बाद ये फाइट शायद अवॉइड हो सकती है, बट पीछे WBZ के 2 और खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। वॉरबियर तो कुछ अलग तरीके से खेलना चाहते हैं। मैंने इतना अग्रेशन करते कभी प्लेयर्स को देखा नहीं, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ फंस सकते हैं। ड्राइव बाय से पावर ने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से बचाया, कूद के वो दूसरी तरफ चले गए, और अब GTR की मुश्किलें बढ़ रही है। एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया, नंबर्स गेम का डिसएडवांटेज अब उनके पास, और गाड़ी लेके वो प्लेयर अभी ड्राइव बाय करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पे उस कंपाउंड के अंदर बॉक डाउन प्लेयर्स नजर आते हैं, और जॉनथन, इनके हाथ में नेड्स और खतरनाक बन जाते हैं। एक बार फिर से प्राइम एग्जांपल हम देखते हुए इसका। तो फिनिशर्स जो ऑलरेडी इस पावर के खाते में आ चुके हैं, और ये लीजिए काफी आराम से जो पूरी की पूरी स्क्वाड है उनका समापन यहाँ पर GTR के हमें देखने को मिल जाएगा। 4 फिनिशर के साथ गॉडलाइक, उनकी एक बढ़िया शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिलती हुई। हालांकि वो 2 प्लेयर्स जब यहाँ पर आए थे ऐसा लग रहा था कि दिक्कतें उनकी बढ़ सकती हैं, बट उसके बाद जो बैकअप था वो भी वहां पर आया। और अब देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ से थोड़ा और जो सेंट्रल एरिया है वो एक्वायर करना चाहेंगे। और देखिए ये एक डिफरेंस है जो गॉडलाइक के प्ले स्टाइल में हमें देखने को मिल रहा है। पहले हम देखते थे बड़े स्प्लिट्स रखते थे, एक साथ एकजुट जो प्लेयर्स है वो पुश करते हुए नजर नहीं आते थे, एक टीम की तरह नहीं खेलते थे। बट अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि हाँ वो टीम एफर्ट आ रहा है, एक साथ आगे बढ़ते हुए प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, और जो बेनिफिट है वो भी उनके खाते में जा जरूर रहे। वही दूसरी तरफ मेटा निंजा, जिन्होंने यस्नाया पोलियाना का पूरा इलाका लूट लिया है, अब उन्होंने वो जगह छोड़ भी दी है, और वो भी अब थोड़े ओपन एरियाज में लगभग जो सेंट्रल एरिया है वो एक्वायर करना चाहते हैं। बट एंकी, ये अंडरगॉड्स कुछ अलग ही मिट्टी के बने हैं ऐसा लगता है। कब आपने आखिरी बार ऐसा देखा था कि बिना नॉक निकाले जोन के बाहर ही चेज किया जा रहा है एक टीम का, जिन्होंने आपके साथ ही ड्रॉप लिया था? मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसे चेज करते हुए किसी को, बट वॉरबियर ने चेज किया, खुद भी एक प्लेयर गवाया, लेकिन बदले में 2 फ्रैग निकाल लिए उन्होंने। अब देखना अहम रहेगा कि क्या ये जो एक प्लेयर उन्होंने अपना गवाया है वो उनको कॉस्ट करके जाएगा, कितनी जल्दी वो सर्कल के अंदर पहुंच सकते हैं वो भी देखने वाली बात। बट मेटा निंदा के शैडो ये जो स्किन है ये कुछ खतरनाक सी तो है, थोड़ा लपटे आंख की वहां पे ज्यादा है, दिखाई थोड़ा कम दिया मुझे। बट चलिए अनुराग, द डेंजर मैन गोज आउट। जी से पिछले मुकाबले में 1v4 करके गए थे, इस मुकाबले में कुछ खास नहीं। जी हाँ, एस पावर मीनवाइल वो भी जोन के सेंटर में पहुंचे, अगले शिकार की तलाश कर रहे हैं, और एस पावर अगर इस फॉर्म में चल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा गॉडलाइक का। ही इज अ टॉप क्लास प्लेयर जो MVP रैंकिंग में हमेशा ऊपर रहते हैं। एक और नॉक निकाला है, अब पुश की बारी, और जोन के अंदर भी वैसे वो एडवांस जगह है, कंपाउंड है, अगर वहां पे पुश किया गया तो वो जगह भी आपको मिल सकती है, पूरा एडवांटेज वहां का मिलेगा।
बट मैं जेनेसिस को देख रहा हूँ, बड़ा स्प्लिट बनाया है, 2 प्लेयर जोन के अंदर, 2 प्लेयर जोन के बाहर। जोन बनने के बाद रीयूनाइट करने की कोशिश उनकी तरफ से। वहीं वॉर बियर अभी भी ढूंढ रहे हैं अपने अपोनेंट्स को, और बंगाल वॉरियर्स वो तो निकल चुके हैं जोन के लिए। बेहतर डिसीजन बंगाल वॉरियर्स का कि वो जोन को प्रायोरिटाइज करे और वहां से फिर अपना आगे का जो प्ले है वो बनाए, क्योंकि आप ज्यादा देर तक सरवाइव करें, आप ज्यादा आगे जाए इस कंपटीशन में, आप क्वालिफाई करके जाए, वो सबसे ज्यादा अहम है। ड्रॉप क्लैशेस तो खैर आप आगे भी ले सकते हैं, और ये वाली जो बात है ये हमने हेक्टर के मुंह से भी सुनी, जो अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में जुड़े भी थे हमारे साथ। बट अभी के लिए गॉडलाइक और मेटा निंजा एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ यूई के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा ओपन में आए, और सारे के सारे जो प्लेयर्स है टीम अल्ट्रॉन के वो यहाँ पर डाउन होते जा रहे हैं। ये वो टीम है जिन्होंने पिछले राउंड में बहुत उम्दा खेला था, बट यहाँ पर पिछला मुकाबला काफी साधारण। इस मुकाबले में भी अपने 3 खिलाड़ी वो टीम गंवा चुकी है। अब मात्र 1 बचते हैं कि 47 ने क्या बढ़िया खेला था इनिशियल राउंड्स में इस टीम से, और अभी के लिए पूरी टीम ही धराशाही सी हो रही है। ऐसी गलतियां तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वहां पे गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है, आप उस गाड़ी में टक्कर जाके दे रहे हैं, लाइसेंस काटो उस प्लेयर का। सबसे पहले तो तीनों प्लेयर्स वहीं पे फंस गए और बचने का कोई चारा उनके पास नहीं रहा। अब बस जो एक प्लेयर बचा है, उम्मीद करेंगे कि थोड़े बहुत तो पॉइंट्स वो लेके जाएं, बिकॉज खाता भी अभी तक खुला नहीं है उनका। वहीं उप्स की अगर बात करें, वो भी पहुंच चुके हैं एक डिसेंट एरिया में। ब्लू का डैमेज अब वो टैंक नहीं करेंगे, ब्लू को तो पार किया। और जोन के एजेस अगर आप देखें एंकी, वो बिल्कुल खाली हैं। लेट आने वाली टीम्स को भी इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बशर्ते वो सीधा सेंटर स्लैम इन ना कर दें। चलिए अभी के लिए तो ज्यादा दिक्कतें होंगी नहीं, बट अब सब कुछ डिपेंड करेगा इस बात पे कि जो अगले सर्कल के शिफ्ट्स हैं वो हमें किस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। टीम H4 के एक और ऐसी टीम जिनसे एक्सपेक्टेशंस है। रेज गॉड को हमने पहले बढ़िया परफॉर्म करते हुए देखा है, मैक को हमने बढ़िया परफॉर्म करते हुए देखा है। पिछला मुकाबला उतना बढ़िया नहीं गया, मात्र 3 अंक की वो लेकर के जा पाए, और ऐसे में अब देखना इंपॉर्टेंट है कि अब जब सर्कल का एक बढ़िया एरिया उनके पास मौजूद है, प्लेयर एडवांटेज वो भी उनके पास मौजूद है, तो H4 के वो किस प्रकार से जो शुरुआत है अपनी वो करेगी। बट बहुत सारी जो फाइट्स है वो हमने इनिशियल स्टेज में भी देखी। मल्टीपल जो प्लेयर्स थे वो सर्कल के बाहर भी चेस करते हुए नजर आए अपने ओपोनेंट्स को। अब थोड़ी शांति का जो माहौल है वो बन चुका है, क्योंकि टीम्स जो है वो बेहतर पोजीशन में अपने आप को लेकर के आना चाहती हैं, और वो एक बेहतर रणनीति भी। मैं देख रहा हूँ बीइंग गॉड के एक प्लेयर का नाम AWM है। आपकी फेवरेट गन हो तो आप भी नाम रखेंगे वैसा? देखिए मैं बॉट ही अपना नाम रखता हूँ, क्योंकि मैं बॉट हूँ। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से जो उनके विचारधारा है वो चलती है। देखिए अगर आप बॉट है तो फिर रावण क्या है? वो गोट है। चलिए वो भी है, फुल फॉर्म में आपको बाद में बताऊंगा। चलिए बाद में हम जान ही लेंगे उसकी फुल फॉर्म। बट वाइल्ड सोल वार्डन सेट आया हुआ है गेम के अंदर, आप भी जाइए चेकआउट कीजिए इस अमेजिंग स्किन को। बट अब हम चेकआउट करेंगे यास ने आया पोलियाना को, क्योंकि मल्टीपल टीम्स ने बसेरा बनाया है यहाँ पे, और जोन भी वापस बनाए। एंकी बहुत लंबा समय हो गया यार अर्बन कंपाउंड की फाइट, अब आखिरी कुछ सर्कल्स एरांगल, मजा आने वाला है आखिरी सर्कल्स में। तो यानी कि आपको लग रहा है कि जाएगा यसनाया ये सर्कल? देखिए ये वाला तो चला गया है, अगला भी चला जाए तो वो पूरा हो जाएगा, पैसा वसूल हो जाएगा यहाँ पे हमारी जनता का। क्या बात है। चलिए पैसा वसूल से मुझे याद आई कि डिस्कवरी आइलैंड हाँ। जो प्राइस पूल है BJS 2026 का, वो 4 करोड़ रुपए तक जा सकता है, और ऑलरेडी मैं देख भी रहा था कि काफी ज्यादा जो प्राइस पूल है वो बढ़ भी चुका है। तो जनता जो भी हमारे ये मैचेस एंजॉय कर रहे हैं, आप भी जरूर जाइए क्लासिक मैचेस के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये जो BJS 2026 का प्राइस पूल है इसको सच में वो 4 करोड़ रुपए तक पहुंचा दीजिए। बट अभी के लिए ऊप्स वो भी सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं। टीम अल्ट्रॉन के वो एकमात्र खिलाड़ी अभी भी सर्कल के बाहर ही हैं, ब्लू का डैमेज टैंक कर रहे हैं, और शायद उनकी कोशिश वही रहेगी कि थोड़ा पोजीशन ओरिएंटेड जो पूरा गेम प्ले है वो दिखाया जाए। बट T7S और NGE ये 2 टीम्स है जो सर्कल के बाहर थोड़ा क्लोज देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सर्कल के अंदर आने ही जो प्राथमिकता है वो इन दोनों ही टीम्स की रहने वाली है, और पूरा यसनाया पोलियाना का जो इलाका है अब वो खचाखच भर चुका है टीम से। जी हाँ, कोई भी जगह मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे बची है। हालांकि अगर सर्कल सच में वापस सदन साइड आया, ओपन एरियाज में गया, तो कई टीम्स की मुश्किलें वहाँ पे बढ़ेंगी। कुछ टीम्स अभी भी जोन के बाहर, T7 eSports उनमें से एक, पहला मैच लाजवाब गया इनका, बट दूसरे मैच में एक प्लेयर गंवाने के बाद अब 3 प्लेयर्स ही केवल इनके पास बचे हैं। रास्ते में रुकावटें भी काफ़ी सारी। दूसरी तरफ अल्ट्रॉन eSports KOD बहुत दूर हैं अब जोन से, और जोन के अंदर जाएंगे तो जाएंगे भी कहाँ, वो भी एक सवाल बनता है। बट जेनेसिस ने मुझे लगता है कि एक बेहतरीन पोजीशन पकड़ी है जोन के अंदर, क्योंकि अगर जोन सच में सदर्न साइड वापस आता है और यासनिया नहीं जाता तो जेनेसिस को उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। जी हाँ, वहां पर वो एडवांटेज उठा सकते हैं, और साथ ही साथ वो टीम जो यसनाया के बिल्कुल एजेस वाले कंपाउंड्स में, उनके पास जरूर मौका रहेगा कि वहां से वो फिनिशेस ज्यादा निकाल पाए, और शायद सर्कल के अंदर भी वो पहुंच पाए। व्हीकल्स और ये सारी चीजें अगर उन्होंने इंटैक्ट करके रखी हुई है तो
वही T7 Esports अभी के लिए ओवरऑल स्टैंडिंग्स में टॉप ऑफ द टेबल चल रहे हैं। 23 टोटल पॉइंट वो जो पहले ही मुकाबले से लेकर के गए। इस मुकाबले में अभी तक फाइट्स की उन्होंने शुरुआत नहीं की और ये भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है कि जब आपको पता है कि ऑलरेडी आपके पास एक बढ़िया स्टार्ट आ चुका है, अब आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम पे भी ज्यादा खेलते हैं, ज्यादा देर तक सर्वाइव करते हैं और जो इवेंचुअली आपको कुछ ना कुछ फिनिशेस मिल ही जाते हैं वो भी लेकर के जाते हैं। इनफ रहेगा T7 Esports के लिए यहां से आगे बढ़ पाना। जी हाँ, बट अभी तक सिर्फ एक टीम है जो पूरी तरह से बाहर हुई इस लॉबी से, वो है GTR, जिन्होंने पहले मैच में 10 अंक निकाले, बट इस मैच में 0 का सामना उनको करना पड़ा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि कई टीम्स की रहती है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हालांकि अब बस जोन का शिफ्ट है, जो फाइट्स की शुरुआत होगी उसके लिए सबसे जरूरी रहेगा, क्योंकि अभी तो बहुत शांति हो चुकी है। जैसे शिफ्ट आएगा उसके बाद देखना अब जो केओस पनपेगा इस लॉबी के अंदर। बट जोन जाएगा कहाँ? क्या यासना पोलियाना जाएगा? जी हाँ, वहां भी गया है, सदर्न साइड भी आया है। यानी कि कुछ टीम जो पहले से होल्ड कर रही है नीचे, वो सेफ मानेंगी अपने आप को, बट गेट कीप करने का मौका अब आएगा, क्योंकि उप्स को भी जोन के अंदर जाना है, विज को भी जोन के अंदर जाना है और WB वो भी थोड़ा सा एंट्री बनाना चाहते हैं ईस्टर्न साइड के ऊपर। हालांकि उनके एक खिलाड़ी हैं स्पायरॉइड जो ऑलरेडी सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं, बाकी प्लेयर्स को भी आने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। टीम सन गॉड उनकी थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। पिछले मुकाबला बढ़िया गया था, 15 अंक वो टीम लेकर के गई, बट वहां पे एक आइसोलेटेड प्लेयर को पकड़ा गया, इंस्टेंटली उनको इस मुकाबले से बाहर निकाला गया। T7 व्हीकल लेकर के अब वो भी अस्ताया का जो इलाका है उसको ज्वाइन करने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पर उनके पास जो प्लेयर्स है वो भी मौजूद रहेंगे। शॉट देने की कोशिश शैडो के द्वारा, वो एकमात्र खिलाड़ी टीम अल्ट्रॉन के जो बचे हुए हैं पर ये सिर्फ मुझे लगता है कि हमें ही दिख रहा है। जी हाँ, क्योंकि वो अगर ऐसे करके खेलेंगे तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। नहीं, हमें ही दिख रहा है, सिर्फ उनको नहीं दिख रहा। वो अपना नॉर्मल स्कोप के साथ खेलते नजर आएंगे। बट बढ़िया स्किन्स है यार, लाजवाब, ऐसे आग उगल रही है स्किन्स। आप भी जाइए चेकआउट कीजिए गेम के अंदर। बट मेटा निंजा, व्हाइट टाइगर स्पॉट तो कर रहा है, लेकिन KOD को बचाने का काम कर रहा है गॉडलाइक ने उस स्प्रे के साथ। अब देखते हैं कितनी देर तक अल्टोन ईस्पोर्ट्स के वो खिलाड़ी बच पाएंगे, क्योंकि जोन का बिल्कुल सेंटर अब उनके पास आया है। बट विज निर्णय ले लिया गया है कि अब लड़ने की बारी है, जोन चाहिए तो लड़ना पड़ेगा। लेकिन आपके सामने जो चुनौती आई है वो भी काफी बड़ी है। बट जेनेसिस अपने घर के बाहर वो गाड़ियां चला रहे थे और वहां पे वो पकड़े गए। फ्यूरी वो नॉक है और उनका बचना तो अब बहुत मुश्किल लगता हुआ। पर क्या बढ़िया तरीके से वो एक सेफर एरिया में आ गए और वहां पे विज के प्लेयर शायद वो उनको ढूंढने के लिए जा रहे थे और फ्यूरी वो उन सारी प्लेयर्स से बचते बचाते एक सेफर स्पॉट पे आ चुके, ताकि उनके प्लेयर जो है वो अगर ये स्क्वाड वाइप करते तो उनको रिवाइवल अभी भी मिल सकता है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव है जो उन्होंने करके दिखाया है। और अब बारी है बाकी के 3 प्लेयर्स की कि वो टीम विज की मुश्किलें बढ़ाए। हालांकि ऊपर जो एक प्लेयर नॉकड आउट है उनको रिवाइवल मिल चुका है। और हंटर्स को आप देखिए, भय क्या होता है इस खिलाड़ी को पता ही नहीं है, सीधे वो आगे चले गए और वहां पर उन्होंने जो एक ओपनिंग नॉक है वो निकाला। हर्षा का वो ग्रेनेड अपने ही प्लेयर का फिनिश कंफर्मेशन लेके आएगा। वाइपर उन्होंने भी एक नॉक एंड फिनिश निकाला और ऐसा लग तो रहा है कि टीम जेनेसिस ईस्पोर्ट्स वो थोड़ा इजी पीजी कर रहे हैं इस फाइट को, क्योंकि एक और प्लेयर डाउन हुआ और अब टीम विज उनसे बचते हैं मात्र एक खिलाड़ी। देखिए एक खिलाड़ी बचा है, बट क्लच पोटेंशियल पूरा है। एक नॉक जरूर निकाला, फ्यूरी पहले ही खत्म हो गए और सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हैं। एक 1v2 अगर अब वो कर देते हैं तो इससे बेहतर नहीं हो सकता विज ईस्पोर्ट्स के लिए। फाल्कन वो नेड भी कुक कर रहे हैं, नेड उन्होंने दागा सही, बट क्या यहाँ पे जेनेसिस पहले वाइपर को रिवाइवल देना चाहेंगे? नीचे कूद के फाल्कन आए, एक 1v2 का मौका अब उनके सामने रहेगा। दोनों प्लेयर्स दोनों तरफ से अटैक करने की कोशिश कर भी सकते हैं, बट फाल्कन टेक्स वन डाउन। नो, वो शॉट कनेक्शन हुआ बट वो प्लेयर डाउन नहीं हुआ। बट फाल्कन अब उनकी एचपी भी बहुत कम, बट ये क्या, वो फ्रैग कंफर्म करके चले भी गए। एक बहुत बड़ी गलती जेनेसिस की तरफ से, जहां वो 3 प्लेयर बचने चाहिए थे एंकी, अब सिर्फ 2 बचते हैं उनके पास। और क्या बढ़िया वो आखिरी खिलाड़ी खेल करके गए अपनी टीम के लिए, एक और एक्स्ट्रा फिनिश पॉइंट वो दिला करके गए हैं। लाजवाब गेम प्ले, और यही तो वो अंडर गॉड्स की पावर है जिसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। अब देखिए क्या बढ़िया उन्होंने वो मूवमेंट दिखाया, वो 2 प्लेयर्स के बीच से एक नॉक प्लेयर को फिनिश करके चले गए। वो भी जेनेसिस जैसी टीम के सामने जिनके पास वो एक्सपीरियंस है। मजेदार गेम प्ले अभी तक चलता हुआ, और अब देखता ये कि जेनेसिस जब 2 ही प्लेयर्स बचे कितना और आगे तक जा पाएंगे। आप मेरे को ये बताइए वाइपर क्या बोल रहे होंगे अब इन दोनों को? देखिए वो अल्फाजों का इस्तेमाल तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, बट मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ये टीम है और आपस में बातचीत करके हर मसला हल किया जा सकता है। कुछ मसला हुआ हल हो जाएगा स्पीरो। चलिए, मसला उनके लिए, मसाला हम सब के लिए और जनता के लिए। बट देखते हैं अब जोन किस तरह से बन रहा है। सदर्न साइड गया, यासनिया से बाहर निकलने की एक चुनौती रहेगी मल्टीपल टीम्स के लिए, स्पेशली वो टीम्स जो दूसरे इलाके में होल्ड कर रहे थे। नॉर्दर्न यासनिया में देर आर 2 टीम्स, गोरखा ईस्पोर्ट्स, उनको भी बाहर निकलना है। H4K उनको भी जोन के अंदर आना है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स के पास एक बढ़िया एडवांटेज, वो कंपाउंड अभी भी जोन के अंदर है।
WB ने भी एक अच्छी जगह बनाई। ओप्सी स्पोर्ट्स अभी एजेस पे हैं, हालांकि उनको भी अब जोन के अंदर एंट्री बनानी पड़ेगी। एडमिनो एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी है, सनगॉड के ड्रीम्स उनको नॉक किया गया। देखना ये कि रिवाइवल क्या वो संभव हो पाएगा, क्योंकि जो हार्ड कवर से वो ऑलरेडी सनगॉड के उन प्लेयर्स के पास मौजूद है। बट सनगॉड ने भी अपना एक खिलाड़ी अर्ली ऑन गवा दिया है और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा वो आगे कैसे बढ़ेंगे। एडमिनो एक और नॉक जो उन्होंने निकाला और इस बार H4 के सुजल वो थे जिनको ऊपर वो जो नॉक है वो निकाला गया है। बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर जो रिवाइवल है उसमें कुछ खास दिक्कतें होंगी। जैसे हमने बोला हार्ड कवर कंपाउंड्स वो इन दोनों ही टीम्स के पास मौजूद है और काफी आसानी से वो रिवाइवल भी एग्जीक्यूट होगा। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास समय ज्यादा नहीं है, पहले आपको रिवाइव करना है, उसके बाद जोन के अंदर आने की कोशिश करनी है। H4 के दो प्लेयर्स थोड़ा सा आगे भी गए बट एस्पावर दूसरी तरफ प्ले करते हुए वहीं पे अपोलो भी काफी अच्छे नॉक्स निकाल रहे हैं। बट अल्ट्रोन ईस्पोर्ट्स आखिरी खिलाड़ी जोनाथन द्वारा उनको स्पॉट किया गया और इसी के साथ एक और फ्रैग गॉड लाइक के खाते में जाता हुआ। बढ़िया शुरुआत जो अभी तक हमें गॉडलाइक की देखने को मिल रही है। जेनेसिस वो भी 4 फिनिशेस निकाल चुके हैं, मेटा निंजा वो 3 के साथ, बट बीजी के राइडर मीनवाइल उनको टेक डाउन किया गया और जेनेसिस वो दोनों खिलाड़ी एक ही व्हीकल में सवार होके अपने आप को एक सेफर स्पॉट में लेकर के जाना तो चाहते हैं, लेकिन ये टीम कहां पर जाके रुके, वो बिल्कुल ओपन एरियाज में रुके हुए थे। दूसरी तरफ टीम जेनेसिस वो इंडिविजुअल प्लेयर को स्पॉट करके वहां चले गए और वहां पर वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो उन्होंने निकाले। 5 जो टोटल अब उनके पास आ चुके हैं। पर अब यहां से दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि हंटर्स उनके व्हीकल के ऊपर कुछ शॉट भी लेंगे, लेकिन वो सामने वाली टीम चलिए उनको जो रिवाइवल है शायद वो एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए अभी के लिए जो रेस्क्यू मिशन है उसके लिए निकल चुके हैं। ये बहुत एक रिस्की चीज जो वो करना चाहते हैं, बिल्कुल ओपन एरियाज में से जा रहे हैं। क्या स्प्रे कनेक्ट होगा? हंटर स्प्रे करने की कोशिश बट रेड डॉट के साथ वो कनेक्शन अभी तक आया नहीं और वो प्लेयर्स बच के निकलने की कोशिश बखूबी करते हुए, बट जहां भी वो उतरेंगे गाड़ी रोकेंगे, पहले रिवाइवल उनको करना पड़ेगा, उसके बाद ही वहां पे वो 2 प्लेयर्स वापस इस गेम के अंदर फोकस कर पाएंगे। बट जेनेसिस देखो 2 प्लेयर बचे जरूर है बट डर तो नहीं दिख रहा मेरे को इन दोनों प्लेयर्स के मन में। अभी भी चेस करने की कोशिश है, ग्रेविटी तेजी से आगे गए बट ये गाड़ी उनकी फंसी। क्या किस्मत उनकी पलटेगी? जी हाँ, किस्मत पलटेगी। अब हंटर्स एक लौता खिलाड़ी बचा है और ओवर एग्रेशन जेनेसिस के ऊपर भी भारी पड़ता हुआ। जी हाँ, देखते हैं कि हंटर्स अब वो अकेले यहाँ से क्या करके जाएंगे। दूसरी तरफ एडमिनो उन्होंने रेज गॉड को डाउन किया। हंटर्स उनकी पोजिशनिंग भी कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है और ऐसे में अच्छी खबर बस ये रहेगी कि वो सर्कल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से सर्वाइवल गेम दिखाया जा सकता है। कुछ और प्लेसमेंट के पॉइंट्स वो लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। अभी तक टॉप 8 में पहुंचे नहीं है बट मैं इस चीज की बात कर रहा था, वो 2 प्लेयर बिल्कुल ओपन में आके गाड़ी आखिर उन्होंने रोकी क्यों, मैं अभी तक वो समझ नहीं पाया और वो तीसरे प्लेयर भी वहीं पर आ गए। ये क्यों हुआ स्पीरो? देखिए वो पेड़ से टकरा गई थी गाड़ी तो वो रुक गई, रोकना नहीं चाहते थे वो पेड़ से टकराई गाड़ी, वो वहीं पर रुक गई और गलतियों के समंदर में एक और बूंद ऐड कर दीजिए आप, यार क्या दिक्कत है। जब मैंने देखा था वो रुकी हुई थी मुझे लगा वहां पर क्यों रुकी, पर ठीक है। H4 की उनकी मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ाई जरूर जा रही है और मुझे तो लगता है कि ज्यादा ही बढ़ाई जा रही है क्योंकि अब फाइट की बारी भी आ चुकी है और साइडलाइन से एडमिनो वो भी लगातार कुछ शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं। H4 की रेज गॉड उन्होंने वो पहला फिनिश कंफर्मेशन निकाला बट ये काफी रहेगा नहीं। इस एक फिनिश के बाद भी H4 के पास सिर्फ 4 ही पॉइंट्स हुए और 2 ही खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं। सर्कल के अंदर भी H4 को जाना है और ऐसे में बंगाल वॉरियर्स के एकमात्र खिलाड़ी हम्बू, देखना ये है कि शंभू वो यहाँ से क्या बेहतर करके जा पाएंगे और थ्रेबल्स का भी वहां पे इस्तेमाल किया गया। लेवल 1 का जो हेलमेट है वो काफी ज्यादा डैमेज। जी हाँ, बट मैं ये देख रहा हूँ कि गॉडलाइक के पास वो पूरा एडवांटेज आया है, गेट कीप सिनेरियो बना के ये 7 फ्लैग्स को वो 17 भी कर सकते हैं, पूरा मौका उनके पास। और जोन के अंदर अगर आप देखें तो ज्यादा कोई टीम्स है भी नहीं, सबको जोन के अंदर यहाँ पे आना पड़ेगा। रेज गॉड मीनवाइल कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेड्स के साथ थोड़ी सी वैल्यू और वो बढ़ाएं। बंगाल वॉरियर्स शंभू अभी भी होल्ड कर रहे हैं वहां पे, आसान नहीं होगा बट डीजे गॉडलाइक के ऊपर रश करने की बारी SGN की और तीनों प्लेयर्स एक साथ आए हैं बट गॉडलाइक के पास वो नेड्स हैं, वो डिफेंड वो कर सकते हैं बट गॉडलाइक की भी 2 टुकड़ी में यहाँ पे एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिलता है। बट एस पावर शानदार कवर उनकी तरफ से, पहला उन्होंने डाउन भी किया और दूसरी तरफ एक और नॉक आ चुका है। एडमिनो वो भी काफी अच्छी फॉर्म में देखने को मिलते हैं, अपने प्लेयर को बचाने के लिए थोड़ी सी मोलोटॉव से टाइम बाय करने की कोशिश, बट एडमिनो क्या वो स्पॉट कर पाएंगे? जी स्पॉट किया बट दूसरा प्लेयर वो भी कवर दे रहा है, बचना SGN के लिए नामुमकिन साबित होता हुआ। 10 टोटल फिनिशेस जो आ चुके हैं इस टीम के पास। पिछले मुकाबले में हमने इस पावर को देखा, वो इंडिविजुअली काफी उम्दा खेल करके गए और MVP बनते हुए नजर आए। यहाँ पर एडमिनो जो कि वो 5 फिनिशेस निकाल चुके और सबसे बड़ी खबर, बेहतर खबर जो गॉडलाइक के लिए रहेगी वो यही कि टीम गेम वो हमें देखने को मिल रहा है। चाहे आप कोई भी फाइट ले लीजिए, द ग्राइंड और अब जो राउंड 4 में वो आए वो डिफरेंस साफ हमें देखने को मिलता हुआ। और दूसरी तरफ टीम जेनेसिस के हंटर्स वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर्कल के अंदर जाना अभी भी बाकी रहेगा, 1v2 की सिचुएशन से साइड लाइन से भी शॉट्स आएंगे
और इसी के साथ जो समापन है हंटर्स का वो हमें देखने को मिलता हुआ। जेनेसिस इस मुकाबले से 6 अंक फिर भी लेके गए हैं। पंजा खोला है स्पावर ने भी, 5वां फ्रैग है उनके लिए। एडमिनो के पास भी वो 5 फ्रैग, जोनाथन के पास 2, पर WB अब ओपन में फंस चुके हैं। नेड्स आ रहे हैं बैक टू बैक उनके ऊपर, यहाँ से बच के जाना वो भी काफी मुश्किल रहेगा जरूर। GDS उनके पास पूरा एडवांटेज है यहाँ पे। जिक्सो एक और अच्छा नेड और खेल खत्म हो सकता है। वो फ्रैग देखना चाहूंगा किसको मिला, वो फ्रैग है स्पावर लेके चले गए। ये छठा फ्रैग है स्पावर के लिए और अभी भी और फ्रैग्स वो निकालना चाहते हैं। GDS के प्लेयर जो नॉक है उनके ऊपर भी स्प्रेज आते हुए, बट T7 अब उनके सामने मेटा निंजा की चुनौती। H4K के रेज गॉड उनका भी समापन हो चुका है। मुदित उनका पलटवार, एडमिनो वो डाउन। वही दूसरी तरफ T7 वो मेटा निंजा के अगेंस्ट जो फाइट है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ट्रेबल्स का भी इस्तेमाल किया गया। मेटा निंजा अभी भी कंपैरेटिवली वो एक बेहतर स्पॉट में ओवरऑल देखने को मिल जाएंगे, बट ओवरऑल स्टैंडिंग्स की टॉप 3 टीम्स तीनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हमें देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि सर्कल का जो अगला शिफ्ट है वो किस दिशा में जाने वाला है, बट इंटरेस्टिंगली सर्कल का सेंटर पूरी तरीके से खाली, क्योंकि बिल्कुल ओपन एरियाज है वो। जी हाँ, वहाँ पे सिर्फ हेस्ट टैग्स हैं और अगर आपके पास गाड़ी और स्मोक्स नहीं है तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल। बट अब जो सर्कल कटा है वो मेटा निंजा के पाले में गया है। हालांकि उनके पास भी अब 3 प्लेयर्स ही बचे हैं, लेकिन जोन का पूरा एडवांटेज आ सकता है। लेकिन T7 क्या वो पहले जाएंगे या फिर गॉडलाइक जोन की तरफ बढ़ेंगे? पीछे अगर देखा जाए तो बीजी के राइडर भी बचे हुए हैं, वो भी अपने साथी को लेके गए थे, राइड कराई थी उन्होंने, बचाया था उनको। अब वहां से क्या वो गेम में थोड़ा सा फेर बदल कर सकते हैं, वो भी एक सवाल रहेगा। पर चलिए उससे पहले एक रिप्ले की तरफ चलते हैं। मेटा निंजा के सामने से जाने की कोशिश थी और ये बड़ी गलती साबित हुई। कई बार हमने देखा है कि गाड़ी लेके टीम्स जाने की कोशिश कर रही है और मल्टीपल टीम्स उनके ऊपर स्प्रे करती नजर आई। और यूजुअली हम देखते हैं कि जो पीछे बंदा पहले बैठा होता है वो नॉक होता है, बट यहाँ पे जो ड्राइव कर रहे थे वो पहले नॉक हुए। जो पीछे वाले बंदे थे उसके बाद वो काफी आसानी से डाउन होते हुए नजर आए। बट सर्कल का जो शिफ्ट है वो पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ। मेटा निंजा उनके पास एक बड़ी एडवांटेजियस पोजीशन, बट ये कहना पड़ेगा कि टॉप 4 टीम्स आप कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट एटलीस्ट वो देखने को मिल रहे हैं। एक मुकाबला अच्छा जाने के बाद दूसरे मुकाबले में भी जो प्रदर्शन है वो बेहतर आता हुआ। बट अब ओपन एरियाज में सूर्या उनको भी स्पॉट किया गया है। शॉट देने की कोशिश, तो देखना ये कि क्या वो वहां पर बच पाएंगे। बट इन सब के बीच में शैडो, उन्होंने जो राइडर का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला और बीजी इस मुकाबले में बाहर होते हुए 3 प्लेसमेंट और 1 फिनिश पॉइंट। जी हाँ, बट GDS की मुश्किलें भी बड़ी हैं। शुभ को वहां पे डाउन किया गया एडमिनो के द्वारा, स्प्रेज बहुत अच्छे, टीम वर्क लाजवाब। और ये देखो ये अलग सा बैटल चल रहा है, दोनों यहाँ पे पीक करके बैठे हैं और जॉनी ने स्मार्टनेस दिखाई है, वो प्रोन होके चले गए। अपोनेंट अब देखते हैं कब तक वहां बैठे रहेंगे, बट एडमिनो अभी भी स्प्रे दे रहे हैं। उस प्लेयर को बचाने की संभावनाएं जो बनती है उनको रोकने की कोशिश थी, लेकिन वो पहुंच ही गए। GDS अब रिवाइवल पे थोड़ा सा फोकस करते हुए, जोनाथन दूसरी तरफ T7 के ऊपर अब निगाहें जमा के बैठे हैं। मेटा निंजा कह रहे हैं ठीक है यार, जब तक आप आपस में लड़ रहे हो हमें क्या, हमें तो चिकन निकालना है, और वो बहुत अच्छी जगह पे हैं अभी। और ये बेहतर जो मेटा निंजा का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमें देखने को मिलता हुआ। द ग्राइंड में शुरुआत हमने बात भी करी थी कि थोड़ी वॉबली हुई थी, उसके बाद इवेंचुअली बेहतर उनका परफॉर्मेंस आया था। और यहाँ पर भी पहला मुकाबला वो डिसेंट सा ही गया, बट यहाँ पर उन्होंने बढ़िया वापसी करी है। 8 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके, 3 खिलाड़ी हैं और यहाँ पर भी मेटा निंजा के पास मौका है कि वो कुछ और अंक लेके जाए। बट इस पावर थोड़ी रिस्की वो पोजिशनिंग थी, डैमेज उनके ऊपर आए, बट एडमिनो उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, मुदित वो वहां पर डाउन होते हुए नजर आए और T7 अब यहां से वो बच के निकल पाए, उसके जो चांसेस है वो थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं। 15 टोटल फिनिशेस जो गॉडलाइक इस मुकाबले में ऑलरेडी निकाल चुकी है और अभी तक देखिए 25 मुकाबले उन्होंने खेले हैं BGS 2026 पे। क्या ये पहला चिकन डिनर होगा जो वो लेके जा सकते हैं? लग तो रहा है आसार पूरे हैं, नंबर्स गेम उनके साथ में है और टीम वर्क और विश्वास भी पूरा चलता हुआ गॉडलाइक के खेमे में। बट मेटा निंजा के पास अभी भी वो जोन का सबसे बढ़िया एडवांटेज है। अगर गॉडलाइक मेटा निंजा को हरा पाए तब खेल पलट सकता है। वही मेटा निंजा ने भी कम फ्रैग नहीं निकाले हैं, 8 फ्रैग है उनके पास, बट GDS भी एक बड़ी चुनौती साबित कर रही है यहाँ पे। अगला सर्कल मजबूर करेगा यहाँ पे कि T7 को भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा, गॉडलाइक को भी घर छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। GDS वो तो पहुंच गए एटलीस्ट रोड के एज पे, बट गॉडलाइक के पास ये ब्रोकन वॉल्स का कवर तो रहेगा फिर भी। और उसके लिए देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि थ्रोएबल्स का इस्तेमाल वो कितना बेहतर तरीके से किया जा सकता है। GS की बात करें तो अब GDS, माफी चाहूंगा, वो भी सर्कल के अंदर पहुंच चुके और जो हे स्टैक्स के कवर्स है वो उन्होंने बना करके रखे, बट अगेन ग्रेनेड्स वो मुश्किलों में डालेंगे। चलिए फैंटम जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे उनका भी जो समापन है वो हुआ, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि T7 ने काफी ज्यादा कंसिस्टेंट जो रन है वो दोनों ही मुकाबलों में दिखाया, चाहे फिनिशेस की बात करें या फिर प्लेसमेंट पॉइंट्स की। जी हाँ, गॉडलाइक ने भी काफी अच्छा खेला दोनों मैचेस में, बट ये मैच अभी भी और बड़ा बन सकता है, एक चिकन अभी भी आ सकता है। हालांकि नंबर गेम एडवांटेज जरूर है, लेकिन बिल्कुल ओपन में फंस चुकी है GDS की वो लाइनअप। स्प्रे शानदार आते हुए उनके ऊपर,
बट प्रॉब्लम ये है ना उन जगह पे होल्ड करने का कि जब तक आपके पास स्मोक है तब तक आप सेफ हैं। जैसे ही स्मोक हटेंगे तब मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी और वो बढ़ती हुई भी नजर आई है। फॉलो शानदार स्प्रे उनकी तरफ से मेटा निंजा। ये चिकन जरूरी चाहिए क्योंकि पहला मैच इतना भी बड़ा नहीं बना था मेटा निंजा का जो वो ये बना सकते हैं। अभी के लिए सारी चीजें बेहतर उनके लिए जाती हुई, बस देखना ये कि कंपोजर कौन सी टीम ज्यादा बेहतर दिखा सकती है। कुछ शॉट वो जॉनथन के ऊपर भी है, अपने आप को बूस्ट करने की आवश्यकता रहेगी और जीडीएस उनके ऊपर तो दोनों ही तरफ से जो वार है वो हो रहा है। बट अभी भी अगर टेक्निकली देखा जाए तो सेंट्रल एरिया ज्यादा वो मेटा निंजा के पास देखने को मिल रहा है और अब तो एनीवेज जो ब्लू है वो पूरा कवर होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में शैडो उन्होंने एक ओपनिंग क्रिएट करी है, संचित वो डाउन है और जीडीएस कुछ खास ऑप्शन उनके पास बचता भी नहीं है। धीरे धीरे पीछे से जो ब्लू का प्रेशर है वो भी आएगा, मुश्किल परिस्थिति। देखिए एकेएम 3x चला रहे हैं वो वहां पे और गोलियां उनके पास है नहीं। M4 पे 4 गोली बची है, एकेएम में भी ज्यादा गोली नहीं है। यहाँ पे थोड़ा गोलियां संभाल के चलनी पड़ेंगी वरना मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि गॉडलाइक का भी रश आने वाला है। गाड़ी लेके वो प्लेयर्स भी आगे जाते हुए मान्या फाइनली उनका भी यहाँ पे एक फ्रैग कंफर्म करने का मौका बना और उन्होंने नॉक भी निकाला और उनको वो फ्रैग भी मिला बट रिटर्न फायर में वो भी यहाँ पे डाउन हुए। बट जीडीएस अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है, जोन आ चुका है, ये खेल यहीं पे खत्म जीडीएस के लिए। क्या वो फ्रैग किसी को देंगे? जी नहीं, लग रहा है वो फ्रैग जोन के पास गया है। बट अब मेटा निंजा वर्सेस गॉडलाइक एक आखिरी बैटल, एक प्योर 3v3 बैटल। देखना ये कि मान्या क्या उनको वहां पर अभी भी रिवाइव मिल सकता है। जी हाँ, जॉनथन वो रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। मेटा निंजा के पास ग्रेनेड कितने बचे वो भी एक निर्णायक चीज हो सकती है, बट स्पावर उससे पहले वो आगे जाएंगे। एक नॉक उन्होंने क्रिएट करा और ट्रेड्स वो भी इंस्टेंटली आए। स्पावर उनको भी डाउन किया गया, शैडो उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हो, बट एडमिनो थोड़ा बचने की आवश्यकता उनको भी रहेगी। अपोलो उनको उन्होंने डाउन कर दिया और अब एकमात्र खिलाड़ी शैडो जो बचते हैं अपनी टीम से आईजीएल और टीम गॉडलाइक। 26 मुकाबलों में आता हुआ ये पहला चिकन डिनर, एक मच नीडेड चिकन डिनर। फिनिशेस की कोई कमी नहीं और प्लेसमेंट के पूरे 10। और इस मैच के साथ हम ये बोल सकते हैं कि क्वार्टर फाइनल में जाने वाली टीम फाइनली इस ग्रुप से पहली बनने वाली है। रिच टीम गॉडलाइक काफी अच्छे तरीके से यहाँ